नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र के लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी, बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी मेंस एग्जाम, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकेंड ग्रेड एग्जाम तथा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन, किसी रेखा बिंदु पर मांग की लोच होती है। तो किसी रेखा बिंदु पर मांग की लोच, जैसे यह रेखा है, इस पे अगर मांग की बिंदु लोच पूछी गई तो यह बिंदु लोच हो जाएगा। तो इसमें ए बी सी इन तीनों बिंदु पे या ए बी रेखा पर मांग की जो बिंदु लोच हो जाएगी वह हो जाएगा नीचे का भाग बटे ऊपर का भाग, मतलब बी सी अपान ए बी के माध्यम से मांग की बिंदु लोच निकाल सकते हैं। नीचे का भाग पहले लिखा जाएगा और ऊपर का भाग बाद में लिखा जाएगा। तो नीचे का भाग बटे ऊपर का भाग सी ऑप्शन में दिया गया है, तो एक का सही आंसर सी है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन, एमपी शून्य होता है यदि मांग की लोच होती है। तो एमपी कब शून्य होगा? जब मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। इसको आरेख की सहायता से भी समझा जा सकता है। यह है ए आर वक्र, या इसको डी वक्र कह सकते हैं, और यह एमपी या एम आर वक्र है। तो जब यह एम आर क्या है, 0 है, या एमपी 0 है, तब ई बराबर 1 के है। और यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब एमपी शून्य होता है तो मांग की लोच क्या होती है? तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। तो जब एमआर या एमपी शून्य होता है तो वहाँ पर मांग की लोच इकाई के बराबर होती है था। जब एमआर या एमपी या इधर धनात्मक होता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। और इसके बाद अगर एमआर या एमपी के मूल ऋणात्मक होने पर जो है मांग की लोच इकाई से कम होती है। ऋणात्मक हो गए तो यहाँ मांग की लोच जो है इकाई से कम होगी। यह 3 संबंध ए आर और एम आर के बीच दिखाए गए हैं। अगर बिंदु मांग की लोच का सूत्र पूछा जाए तो ए आर बटे ए आर माइनस एम आर होता है। यह भी सूत्र एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी, और क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए इस सूत्र से आ जाता है। तो इसका सही आंसर 2 नंबर क्वेश्चन का सी है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, एक विशेष समोत्पाद वक्र मानचित्र पर कितनी ऋजरेखाएं खींची जा सकती हैं? 1, 2, असीमित, कोई नहीं। तो एक विशेष समोत्पाद वक्र मानचित्र पर सिर्फ 2 ऋजरेखाएं खींची जा सकती हैं। तो 3 का सही आंसर बी है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, योग प्रमेय सिद्धांत किसने विकसित किया था? पीएच विक्सटीड ने, बावर्क ने, हिक्स ने, कोई नहीं। तो योग का सिद्धांत जो है पीएच विक्सटीड द्वारा विकसित किया गया था। 4 का सही आंसर ए है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन समाप्त प्रमेय संबंधित है एपी लर्नर से, हेराडोमट से, यूलर से, पीएच विक्सटीड से। तो उत्पादन समाप्त प्रमेय जो है यूलर प्रमेय से संबंध रखती है, और यूलर प्रमेय जो है वितरण के सिद्धांत से संबंधित रखती है, जो रेखीय एवं गैर रेखीय उत्पादन फलनों को दर्शाती है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 6 नंबर क्वेश्चन, योग प्रमेय संतुष्ट होती है इससे? केवल समांग उत्पादन फलनों द्वारा, केवल रेखीय उत्पादन फलनों द्वारा, सभी उत्पादन फलनों द्वारा, ए तथा बी दोनों द्वारा। तो योग प्रमेय जो है केवल समांग उत्पादन फलनों द्वारा तथा केवल रेखीय उत्पादन फलनों द्वारा, ए तथा बी दोनों द्वारा जो है संतुष्ट होती। तो 6 का सही आंसर डी है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि उत्पादन के 2 साधन पूर्ण प्रतिस्थापनीय हो तो प्रतिस्थापन की लोच होगी 0, अनंत, 1, अधिक। तो जब उत्पादन के 2 साधन पूर्णतया प्रतिस्थापन हो तो प्रतिस्थापन की लोच जो है वह अनंत होगी। तो 7 का सही आंसर बी है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन निःशेष प्रमेय उपलक्षित करता है। तो उत्पादन निःशेष प्रमेय जो है
पैमाने का स्थिर प्रतिफल बताता है। पैमाने का स्थिर प्रतिफल ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन सही है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है। तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम जो है अल्पकाल से संबंधित होता है, क्योंकि अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं तथा कुछ साधन स्थिर रखे जाते हैं। जैसे जो मशीन, प्लांट, भूमि आदि को स्थिर रखा जाता है तथा श्रम जैसे साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहा जाता है। तथा दीर्घकालीन उत्पादन फलन जिसमें उत्पादक को बहुत ज़्यादा समय मिल जाता है, जिससे उत्पादक उत्पादन के समस्त साधनों को परिवर्तित कर सकता है। उत्पादन के समस्त साधन परिवर्तित होने से उत्पादन का पैमाना पूरा का पूरा बदला जा सकता है। इसलिए दीर्घकालीन उत्पादन फलन को पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है, जबकि अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहा जाता है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन निषेध प्रमेय की अवधारणा किसने दी थी? तो उत्पादन निषेध प्रमेय की अवधारणा यूलर द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन अल्पकाल में जब किसी फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो उसकी औसत स्थिर लागत। तो अल्पकाल में जब किसी फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो उसकी औसत स्थिर लागत AFC, यह AFC है x अक्ष पर उत्पादन की मात्रा तथा y अक्ष पर AFC लिया गया है। तो अल्पकाल में क्या होता है, जब किसी फर्म का उत्पादन बढ़ता है, मान लेते हैं उत्पादन 10 है, तब लागत AFC क्या है 12 है। अब उत्पादन बढ़ के हो गया 20, तो AFC क्या होगा, घट के हो गया 10। इसी प्रकार से उत्पादन बढ़ के हो गया 40, तो AFC और घट के क्या कितना हो गई 8 हो गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि AFC जो है उत्पादन बढ़ने के साथ साथ घटती रहती है। तो AFC उत्पादन बढ़ने पर घटती है। तो घटती है का मतलब ए सही है 11 का। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, घटकों के ह्रासमान प्रतिफल का नियम प्रासंगिक है बाजार अवधि में, लघु अवधि में, दीर्घ अवधि में कोई नहीं। तो घटकों के ह्रासमान प्रतिफल का नियम जो है वह ह्रासमान प्रतिफल नियम में होता है। ह्रासमान प्रतिफल का नियम जो है यह दीर्घकालीन स्थिति में देखने को मिलता है, इसलिए 12 का सही आंसर सी है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, एक फर्म विक्रय लागत वहन करती है। तो फर्म जो है विक्रय लागत अल्पाधिकार बाजार में और एकाधिकारिक बाजार में वहन करती है। तो अल्पाधिकार इसमें है नहीं, एकाधिकारिक बाजार दिया गया है, तो सी ऑप्शन सही है। इसके अलावा एकाधिकार एवं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विक्रय लागत वहन नहीं किया जाता है। अल्पाधिकार एवं एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा बाजार में जो है फर्मों द्वारा विक्रय लागत या कह सकते हैं विज्ञापन पर व्यय वहन किया जाता है। एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा की अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम 1945 में जॉन रॉबिन्सन ने द थियरी ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन में अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार का प्रतिपादन किया, पर वह कामयाब नहीं हो सकी। 1947 में प्रोफेसर चैम्बरलिन ने द थियरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पुस्तक में नए बाजार, जिसे एकाधिकारिक बाजार कहा गया, का प्रतिपादन किया। चैम्बरलिन परफेक्ट कंपटीशन एवं एकाधिकार के बीच की स्थिति को एकाधिकारात्मक बाजार कहते हैं। एकाधिकारात्मक बाजार की अगर विशेषताओं की बात की जाए तो क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक पाई जाती है। क्रेता की संख्या अधिक होती है, फर्मों की संख्या अधिक होती है। एकाधिकार बाजार में वस्तु विभेद की स्थिति पाई जाती है। वस्तु समान होते हुए भी विभेदित होती हैं, जैसे पंखा या सिगरेट, साबुन, यह सब कंपनी द्वारा अलग अलग जान के बनाई जाती हैं, लेकिन वह समान ही होती हैं। तो समान होते हुए भी वस्तु क्या होती हैं, एकाधिकारिक बाजार में विभेदित होती हैं। एकाधिकार में वस्तु की विभेदता पाई जाती है, एकाधिकार में नहीं, एकाधिकारिक बाजार में। एकाधिकारिक बाजार में वस्तु की विभेदता पाई जाती है और एकाधिकार बाजार में कीमत का विभेदीकरण पाया जाता है। तो यह दोनों ध्यान रखने वाली बात हैं। इसके अलावा वस्तु नज़दीक स्थानापन्न होती है। मांग की आड़ी लोच एकाधिकारिक बाजार में अधिक होती है। परफेक्ट कंपटीशन में मांग की आड़ी लोच अनंत होती है एवं वस्तु जो है पूर्ण स्थानापन्नता शून्य होती है वस्तु की, तथा एकाधिकार बाजार में वस्तु की स्थानापन्नता शून्य होती है तथा मांग की आड़ी लोच 0 होती है।
वस्तु की गुणवत्ता भिन्न होती है, जिसके कारण फर्में बाजार में स्वतंत्र व्यवहार करती हैं। फर्में अपनी उत्पादन एवं कीमत का निर्णय स्वतः करती हैं। फर्मों की लागत ढांचा जो है यू आकार की होती है एकाधिकारी बाजार में। एवीसी, एसी तथा एमसी जो है यू आकार की होती है तथा एएफसी जो है आयताकार अतिपरवलय आकार की होती है। फर्में अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए विक्रय लागत वहन करती हैं, अर्थात फर्में विज्ञापन पर पैसा खर्चा करती हैं, जिससे क्या होता है उपभोक्ता को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है विज्ञापन पर खर्चा करके। इसके अलावा ऑप्शन में एकाधिकार एवं पूर्ण प्रतियोगिता की बात दी गई है, तो एकाधिकार एवं पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में भी विशेषताओं को जान लेते हैं थोड़ा जल्दी से। एकाधिकार बाजार में क्रेता एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। फर्म की मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होती है। पूर्णतः लोचदार का मतलब एक्स अक्ष के समांतर होता है मांग वक्र, तथा क्रेता विक्रेता कीमत में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं कर सकते हैं। कीमत बाजार द्वारा निर्धारित होती है तथा फर्म जो है कीमत ग्रहणकर्ता होती हैं। वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न सहजाती प्रकृति की होती हैं। नए फर्मों के प्रवेश की स्वतंत्रता होती है, अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्में प्रवेश एवं बहिर्गमन आसानी से कर सकती हैं। अल्पकाल में फर्में असामान्य लाभ, हानि एवं सामान्य लाभ में कार्य करती हैं तथा दीर्घकाल में फर्में जो हैं सिर्फ और सिर्फ सामान्य लाभ पर कार्य करती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मांग की आड़ी लोच अनंत होती है। सीमांत प्रतिस्थापन की दर इकाई के बराबर होती है तथा क्रेता विक्रेता को सभी आर्थिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। परिवहन लागत का अभाव होता है। कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं होता। साधन पूर्णतः क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। और परफेक्ट कंपटीशन में फर्में जो है न्यूनतम लागत पर उत्पादन करती हैं तथा फर्मों में या फर्मों द्वारा जो है पूर्ण क्षमता का विदोहन कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से यह पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की कुछ विशेषताएं थी। एकाधिकार बाजार की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो एकाधिकार बाजार में एक विक्रेता होता है और बेलोचदार मांग वक्र होता है। बेलोचदार मांग वक्र का मतलब हुआ कि यह बेलोचदार होता है AR और MR। बेलोचदार मांग वक्र होता था। कीमत विभेदीकरण की स्थिति एकाधिकार बाजार में पाई जाती है। फर्म कीमत निर्धारण करती है, अर्थात एकाधिकार बाजार में प्राइस मेकर जो है वह फर्म होती है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म जो है प्राइस टेकर होती है, कीमत ग्रहणकर्ता होती है। और यहाँ एकाधिकार में फर्म जो है कीमत निर्धारण करता होती है। फर्म कीमत निर्धारित करती है और स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होती है वस्तु की। नई फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन पर प्रतिबंध होता है। अल्पकाल में फर्में जो हैं एकाधिकार में असामान्य लाभ, हानि एवं सामान्य लाभ पर कार्य करती हैं तथा अल्पकाल में फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन पर नियंत्रण होता है। दीर्घकाल में एकाधिकार बाजार में फर्में जो हैं असामान्य लाभ पर कार्य करती है। ध्यान देने वाली बात है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सामान्य लाभ मिलता है क्योंकि इसमें फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता है, इसलिए लाभ को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फर्में जो हैं मार्केट में प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन एकाधिकारी बाजार में फर्म को दीर्घकाल में असामान्य लाभ मिलता है क्योंकि बाहर से फर्में मार्केट में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, इसलिए असामान्य लाभ एकाधिकारी को मिलता है। और मांग की आड़ी लोच जो है वह 0 होती है एकाधिकार बाजार में तथा MRS जो है इकाई से अधिक होती है। इसके अलावा एकाधिकार बाजार में जो है अतिरिक्त क्षमता बच जाती है। पैमाने का समता नियम स्थापित होता है एकाधिकारिक बाजार में या एकाधिकार बाजार में। तो यह एकाधिकार बाजार की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। अगला क्वेश्चन है, तृतीय योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? निम्न औद्योगिक वृद्धि दर, अपर्याप्त विदेशी सहायता, प्रतिकूल भुगतान संतुलन, सूखा और युद्ध। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता का जो मुख्य कारण था वह सूखा एवं युद्ध था। डी ऑप्शन सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के जो मेन एग्जाम में पूछे जाने वाली बातें हैं उन बातों को जान लेते हैं। जैसे तृतीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1961 से 66 तक रही है। 61 से शुरुआत हुई और 66 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना चली, जो कृषि एवं उद्योग क्षेत्र पर फोकस के साथ चलाई गई थी, या कृषि एवं उद्योग क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया तृतीय पंचवर्षीय योजना पर। तृतीय पंचवर्षीय योजना JSND एवं सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी तथा भारत चीन युद्ध 1962
1962 भारत चीन युद्ध और 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध तथा व्यापक सूखा 1965 में ही व्यापक सूखा के कारण जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे असफल योजना रही। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अगर प्रमुख बातों पर ध्यान दिया जाए तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1966 में रुपये का अवमूल्यन किया गया। हरित क्रांति 1966 में ही आई। 1966 में हरित क्रांति आई। 1965 में कृषि कीमत आयोग का गठन किया गया। 1965 में ही भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई तथा 1964 में डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। 1964 में ही यूपीआई का गठन किया गया। यूपीआई की स्थापना की गई 1964 में और 1964 में ही रूस के सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड में स्थापित किया गया। 1966 में यह योजना जो समाप्त हुई तृतीय पंचवर्षीय योजना और 1966 से 69 तक जो है आर्थिक परिस्थितियां कुछ अच्छी नहीं होने के कारण जो है 3 वर्षीय जो है वार्षिक योजनाएं चलाई गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो लक्षित विकास दर था वह 5.6% रखा गया, लेकिन जो प्राप्त हुआ वह 2.8% की दर से प्राप्त हुआ, जो अत्यंत ही निराशाजनक रहा। तो यह तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी थी। अगला क्वेश्चन है जो है वह है 15 नंबर क्वेश्चन। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सफलता का मुख्य कारण था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सफलता का मुख्य कारण क्या था? सिंचाई के साधनों में वृद्धि, भूमि सुधार, मानसून की अनुकूलता, औद्योगिक विकास। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में सफलता का जो मुख्य कारण था वह मानसून की अनुकूलता था। लास्ट के या अंतिम 2 वर्ष में जो है मानसून की अनुकूलता के कारण उत्पादन में वृद्धि हो गई है बहुत ज़्यादा, जिससे प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है व्यापक रूप से सफल हो गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में की गई थी और 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरत-डोमन मॉडल पर आधारित थी, जिसमें मुख्य प्राथमिकता जो है कृषि एवं सिंचाई पर दिया गया। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्थापित की गई। हीराकुंड बांध उड़ीसा सतलज नदी पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया तथा दामोदर बांध परियोजना झारखंड में भी जो स्थापित है दामोदर नदी पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही स्थापित की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना के मुख्य जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों में कृषि क्षेत्र का विकास, देश के विभाजन तथा युद्ध से उत्पन्न असंतुलन को दूर करना, न्यूनतम समय में खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों का पुनरुद्धार शामिल है। औद्योगिकरण हेतु वांछित पृष्ठभूमि तैयार करना भी प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया अमेरिका के सहयोग से तथा 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो लक्षित विकास दर रखा गया वह 2.1 तथा जो प्राप्त हुआ वह 3.6 प्राप्त हुआ। तो यह प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है सफल पंचवर्षीय योजना मानी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना कैसी सफल योजना मानी गई। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था? तो यह तो इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है गरीबी उन्मूलन था। 5वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल जो है 1974 से 1979 तक था, लेकिन 1 वर्ष पहले ही से समाप्त कर दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। लक्षित विकास दर की अगर बात की जाए तो 4.4% रखा गया और प्राप्त विकास दर जो है 4.8 प्राप्त किया गया। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना भी सफल योजनाओं में से एक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई तथा 2 अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना को जनता पार्टी की सरकार ने समय से 1 वर्ष पूर्व अर्थात समय से 1 वर्ष पूर्व मतलब 1978 में
समाप्त घोषित कर दिया। और छठी पंचवर्षीय योजना 1978 से 73 तक लागू करने का प्रयास किया, जिसमें छठी पंचवर्षीय योजना का नाम जो है अनवरत योजना नाम दिया गया। और जो भारत में लकड़वाला ने लागू करवाया तथा अनवरत योजना जो है भारत में लकड़वाला ने लागू करवाया तथा जो है अनवरत योजना या रोलिंग प्लान के प्रतिपादक अर्थशास्त्री जो है गुरनाल मिडल को माना जाता है। तो इस प्रकार से 16 नंबर क्वेश्चन जो है वह गरीबी उन्मूलन जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है उत्पादन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? उत्पतन सिद्धांत जो है W रोस्टो द्वारा दिया गया। रोस्टो का अंतर्राष्ट्रीय या आर्थिक विकास के सिद्धांतों में प्रमुख महत्वपूर्ण सिद्धांत आर्थिक विकास के संदर्भ में रोस्टो ने दिया, जिन्होंने विकास की 5 अवस्थाओं की बात की। रोस्टो असंतुलित विकास से संबंधित अर्थशास्त्री थे। 5 अवस्थाओं की रोस्टो ने बात की। उन अवस्थाओं में परंपरागत समाज की स्थिति, आत्मनिर्भरता के पूर्व की अवस्था, आत्मनिर्भरता की अवस्था, परिपक्वता की अवस्था तथा अत्यधिक उच्च जन उपभोग की अवस्था को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से रोस्टो जो हैं विकास के 5 चरणों की बात करते हैं तथा असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्न में से कौन सा एक सामाजिक उपरिव्यय का उदाहरण है? शक्ति, परिवहन, संचार, विद्यालय। तो सामाजिक उपरिव्यय के उदाहरण में संचार को शामिल किया जाता है। संचार कहाँ है? संचार बी ऑप्शन में है, बी सही है। इनमें सभी आधारभूत सामाजिक उपरिव्यय के उदाहरणों में अगर बात की जाए तो इनमें सभी आधारभूत एवं सामरिक उद्योगों को शामिल किया जाता है, जैसे बिजली उत्पाद, सिंचाई परियोजना, परिवहन एवं संचार, यह आधारभूत उद्योग हैं तथा स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा एवं बैंकिंग सामरिक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से प्रत्यक्ष उत्पाद क्रियाओं में उन उद्योगों को शामिल किया जाता है जो उपभोक्ता से संबंधित होते हैं, जैसे रूप से एसी उद्योग, पंखा उद्योग और मोबाइल उद्योग। इन उद्योगों को प्रत्यक्ष उत्पाद क्रियाओं में शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, रोस्टो के अनुसार कौन सा विकास का अंतिम चरण है? तो रोस्टो ने विकास की जो 5 अवस्थाएं बताई, परंपरागत समाज, आत्मनिर्भरता के पूर्व की अवस्था, आत्मनिर्भरता की अवस्था, परिपक्वता की अवस्था और अत्यधिक उच्च जन उपभोग की अवस्था। तो अत्यधिक उच्च जन या बृहद स्तर पर उच्च जन का उपभोग जो है वह रोस्टो की अंतिम अवस्था है, रोस्टो के विकास की अंतिम अवस्था है। तो बी ऑप्शन सही है। 19 का 20 नंबर क्वेश्चन, गुरनाल मिडल ने आर्थिक विकास के किस पहलू पर ध्यान केंद्रित किया? क्षेत्रीय विषमता, जनसंख्या विस्फोट, दुर्लभ पूंजी, मानव संसाधन दुर्लभ। तो गुरनाल मिडल ने क्षेत्रीय विषमता पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया। तो 20 का सही आंसर ए है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन, किसने अपने आर्थिक विश्लेषण में इतिहास की भौतिकतावादी व्याख्या का विश्लेषण किया? तो इतिहास की भौतिकतावादी व्याख्या का विश्लेषण जो है कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया था। कार्ल मार्क्स आर्थिक समृद्धि के सिद्धांतों में पूंजी की संगठित संरचना की बात करते हैं तथा कार्ल मार्क्स अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मानते हैं और इन्होंने पूंजीवादी को नष्ट होने की बात कही। कार्ल मार्क्स के साथ साथ शुम्पेटर भी ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने पूंजीवाद के नष्ट होने की बात कही थी। कार्ल मार्क्स आर्थिक विकास पूंजीवाद प्रणाली से आरंभ होता हुआ मानते हैं तथा रॉबिन्सन ने कार्ल मार्क्स की निंदा करते हुए इन्हें झूठा पैगंबर बताया। समाजवादी आर्थिक प्रणाली के जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। वर्ग संघर्ष की बात, मूल्य आधिक्य की बात कार्ल मार्क्स द्वारा की जाती है। शोषण की दर या लाभ की दर के बारे में बताते हैं कि सपान बी अर्थात परिवर्तनशील पूंजी तथा अतिरिक्त मूल्य के अनुपात को शोषण की दर कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसके अलावा दास कैपिटल नामक किताब जो है कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध किताब है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, एक्स दक्षता की अवधारणा
किसके द्वारा विकसित की गई? तो लेवेंस्टीन द्वारा एक्स दक्षता की अवधारणा विकसित की गई। भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की प्रकृति है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, सभी बेरोजगारी भारतीय अर्थव्यवस्था में पाई जाती हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से जो है कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, और इसके अलावा संरचनात्मक बेरोजगारी दीर्घकालीन प्रकृति की होती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सभी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। लॉरेंज वक्र मापता है, कुकुगता को मापता है, अपकिरण को मापता है, विषमता को मापता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की बात करता है। तो लॉरेंज वक्र जो है विषमता की बात करता है। विषमता किसमें सही है? विषमता सही है सी ऑप्शन में। अगला एक व्यक्ति जो काम की तलाश नहीं कर रहा है उसे समझा जाता है। तो जो व्यक्ति काम की तलाश नहीं कर रहा है उसको ऐच्छिक बेरोजगार समझा जाता है, क्योंकि उसकी इच्छा है कि वह बेरोजगार रहे। तो ऐसी बेरोजगारी को भारत में बेरोजगारी नहीं कहा जाता। जो काम करना चाहता है, जिसको काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे बेरोजगार को भारत में बेरोजगारी मापते समय मापा जाता है। तो इसमें कोई नहीं होगा, क्योंकि वह अपनी इच्छा से बेरोजगार है। तो ऐच्छिक बेरोजगारी इसमें दिया ही नहीं है ऑप्शन में कहीं भी। अगला 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न चित्र में प्रदर्शित है। तो निम्न चित्र में क्या प्रदर्शित है? तो ईडी जब किसके वाई एच के समांतर हो तो कह सकते हैं ईडी बराबर 0 हो जाएगा। तो ईडी बराबर 0 ए ऑप्शन में सही है। और ईडी बराबर अगर एक्स एच के समांतर हो तो ईडी बराबर हो जाएगा अनंत। तो अनंत दिया नहीं गया है। तो मांग की श्रेणियों की 5 श्रेणियां हैं। उनमें 5 श्रेणियों में कौन कौन सी श्रेणियां हैं? तो 2 श्रेणियां तो यही हो गई, पूर्णतया लोचदार और पूर्णतया बेलोचदार मांग की श्रेणी। और आगे जान लेते हैं 3 श्रेणियां और कौन कौन सी हैं। जैसे बेलोचदार मांग ई, बेलोचदार मांग में क्या है? ई कम है इकाई से, मांग की लोच इकाई से कम होती है। तो जब किसी वस्तु की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन की अपेक्षा मांग में सापेक्षिक परिवर्तन कम होता है तो ऐसी मांग की लोच को या मांग वक्र को बेलोचदार मांग कहा जाता है। बेलोचदार मांग का मूल्य जो है इकाई से कम होता है। इसी प्रकार से लोचदार मांग क्या है? तो लोचदार मांग जब किसी वस्तु की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन की अपेक्षा मांग में सापेक्षिक या अनुपातिक परिवर्तन अधिक होता है तो ऐसी मांग वक्र को लोचदार मांग कहा जाता है, जिसमें विलासिता की वस्तुओं एवं विनिर्मित वस्तुओं तथा टिकाऊ वस्तुओं को शामिल किया जाता है। तथा बेलोचदार मांग वक्र में आवश्यक वस्तुओं, अनिवार्य वस्तुओं तथा कच्चे माल एवं प्राथमिक वस्तुओं को शामिल किया जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? इकाई से अधिक, ज़्यादा या कम होती है? तो इकाई से कम होती है मांग की लोच आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में, और विलासिता वस्तुओं के संदर्भ में आए कि मांग की लोच जो है इकाई से ज़्यादा होती है। अब ई बराबर अगर 0 है तो ई बराबर 1 है तो इसे कहा जाता है समलोच मांग या इकाई लोचदार मांग। तो जब मांग की मात्रा में उसी अनुपात में परिवर्तन होता है जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है तो उसे समलोच मांग कहते हैं। या जैसे कहा जा सकता है कि किसी वस्तु की कीमत में 30% की वृद्धि होने पर मांग की मात्रा में भी 30% की कमी हो तो उसे क्या कहा जाता है? समलोचदार मांग। ऐसी मांग की लोच जो है मांग वक्र का आरेख, समलोच मांग वक्र का आरेख जो है आयताकार अतिपरवलय होता है। इसके अलावा हम लोग अभी बात कर चुके हैं पूर्णतया बेलोचदार मांग। पूर्णतया बेलोचदार मांग जो है वह वाई एच के समांतर होता है और ई बराबर 0 होता है। तथा पूर्णतया लोचदार मांग, तो पूर्णतया लोचदार मांग एक्स एच के समांतर होता है तथा ई बराबर जो है वह अनंत होता है। तो पूर्णतया लोचदार मांग वक्र जो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में कितने उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है? 1, 2, 4, 3। तो वर्तमान में जो है 2 उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है। कौन से 2 ऐसे उद्योग हैं जिनको सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है? इनको भी जान लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित जो 2 उद्योग रखे गए हैं उसमें हथियार एवं परमाणु ऊर्जा तथा रेलवे परिवहन को रखा गया है। इसी के साथ साथ जान लेते हैं कि औद्योगिक लाइसेंस हेतु आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है? तो औद्योगिक लाइसेंस हेतु आरक्षित उद्योगों की संख्या 5 है। वे 5 कौन से उद्योग हैं जिनकी स्थापना के लिए सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य है? जैसे 5 उद्योगों में सिगार एवं तंबाकू के सिगरेट और निर्मित तंबाकू के उत्पाद का अगर कार्य करना है तो इसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। विस्फोटक सामग्री से संबंधित कोई कार्य करना है तो लाइसेंस की आवश्यकता है। सुरक्षा फ्यूज या उपकरण से संबंधित कोई कार्य करना है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक भी कह सकते हैं, तो लाइसेंस लेने की आवश्यकता है। गन पाउडर से संबंधित कोई कार्य होगा तब भी लाइसेंस लेने की आवश्यकता है। और
माचिस इत्यादि कारखानों के लिए जो है लाइसेंस लेने की आवश्यकता है। अब हम लोग जान लेते हैं अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था कब अपनाई गई थी? किस औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी? 1948, 1991, 1956, 1980। तो 1948 की प्रथम औद्योगिक नीति में जो है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई। तो 1948 6 अप्रैल 1948 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा भारत की प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। इस नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था की विचारधारा को स्वीकार किया गया तथा 1948 की औद्योगिक नीति में आर्थिक विकास हेतु सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र पर बल दिया गया। प्रथम औद्योगिक नीति में उद्योगों को 4 श्रेणियों में बांटा गया। फिर 1956 की औद्योगिक नीति जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में पेश किया तथा 1956 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। 1977 की औद्योगिक नीति जनता सरकार के उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज द्वारा पेश की गई थी, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका के संबंध में 1956 की ही औद्योगिक नीति पर बल दिया गया तथा औद्योगिक क्षेत्रों में लघु क्षेत्र को 3 वर्गों में बांटा गया, जिसमें अति लघु क्षेत्र की श्रेणी, लघु क्षेत्र की श्रेणी, जिला उद्योग की श्रेणी तथा संयुक्त उद्योग की बात की गई। तो अगर पूछ लिया जाए कि लघु उद्योग, अति लघु उद्योग, जिला उद्योग तथा संयुक्त उद्योग की बात किस औद्योगिक नीति में की गई? तो 1977 के औद्योगिक नीति में यह बात की गई थी। फिर 1980 में औद्योगिक नीति आई। तो 1980 की जो औद्योगिक नीति आई, इस औद्योगिक नीति में आधुनिकीकरण, विस्तार तथा पिछड़े क्षेत्रों का विस्तार करना आदि का प्रभाव इसमें देखने को मिला तथा आर्थिक संघवाद की अवधारणा 1980 की औद्योगिक नीति में अपनाई गई। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के परिवर्तन, क्षेत्रीय विषमता को दूर करना, रुग्ण औद्योगिक इकाइयों की समस्या के समाधान पर अधिक बल देना इस नीति का प्रमुख उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन जो है 1929 नंबर, फेरा के स्थान पर कौन सा अधिनियम आया? तो फेरा के स्थान पर फेमा अधिनियम आया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, पहले फेरा आया। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट या फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो है 1973 में आया। फिर 1999 में फेरा आया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा आया। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में और 1 जून 2000 में लागू किया गया। 2000 में नहीं, 2001 में लागू किया गया था, 1 जून 2001 में। तो फेरा 1973 में आया, पारित किया गया। फेमा 1999 में पारित किया गया तथा 1 जून 2001 में लागू किया गया। तो यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है कभी कभी कि फेरा का, कभी कभी फेरा या फेमा का फुल फॉर्म पूछ लेता है। फेरा 1973, फेमा 1999 में पारित हुआ और 1 जून 2001 को लागू किया गया। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है 1 जून 2001 को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति लागू की गई, किस वर्ष लागू की गई? 1971, 81, 61, 91 में। तो भारत में नई औद्योगिक नीति 1991 में लागू की गई। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने 30 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।